नमस्कार, मैं कौशिक मेहता, भाजप के सर्वोच्च नेता गुजरात भाजप के सर्वोच्च नेता केशुभाई पटेल अब हमारे बीच नहीं है। 92 इयर्स बहुत बड़ी ज़िंदगी थी और पब्लिक लाइफ में भी उन्होंने बहुत बड़ा समय गुजारा और वो गुजरात के लोगों के लिए खास करके ग्राम विस्तार, ग्राम पंथक जो बोलते हैं, उसके लोगों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। केशुभाई पटेल की असल में सरनेम थी देसाई। ये कई लोगों को नहीं पता, आज की पीढ़ी को तो नहीं ही पता कि वो केशुभाई देसाई थे पहले। जब भी ये राजकोट में आए और फिर पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हुई तो वो केशुभाई देसाई, मान लो कि राजकोट सुधराई की इलेक्शन थी तो वो केशुभाई देसाई के नाम से लड़े थे और जीते भी थे। और बाद में उसके साथी चिमनभाई शुक्ल, राजकोट के बहुत बड़े नेता और भाजपा के भी बहुत बड़े नेता, उन्होंने समझाया कि ये देसाई अटक सौराष्ट्र में नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पटेल को पटेल बोला जाता है, या तो कालरिया बोला जाता है, या वीराणी होता है, का कोटड़िया होता है, तो ये देसाई नहीं चलेगा। तो देसाई से बदल के पटेल, केशुभाई पटेल वो नाम हो गया। उत्तर गुजरात में, गुजरात के ये जो प्रदेश है उत्तर गुजरात, वहाँ पटेल की अटक देसाई होती है और उसको देहाती भाषा में देहई बोलते हैं। तो एक अंदाज़ा ये है कि केशुभाई का परिवार उत्तर गुजरात से सौराष्ट्र में आया होगा। यूँ तो उसका वतन विसावदर, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, फिर वो राजकोट का है। बहुत गरीबी देखी है केशुभाई ने, बहुत गरीबी देखी थी। उनके पिता पत्थर की खान का काम करते थे, लेकिन वो बीमार पड़ गए और पूरा परिवार बीमार पड़ गया। पिताजी चल बसे तब केशुभाई बहुत छोटे थे और उस पे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो उन्होंने कई मजूरी, जैसे मजूर बोलते हैं ऐसा काम किया। अनाज की घंटी भी चलाई, फिर एक शॉप में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया, फिर और भी दूसरे छोटे बड़े काम किए और फिर वो संघ से जुड़े। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है, 1945 के आसपास। और जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा तो वो जेल भी गए थे। और 60s में जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ के ये स्थापक मेंबर भी थे। गुजरात में जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम और फिर भाजपा को आगे बढ़ाने का काम में उनकी सिंह भूमिका रही। अभी शंकर सिंह वाघेला ने भी केशुभाई के अवसान पर दुख व्यक्त करके बोला था कि जनसंघ की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, स्कूल जो भी वो राजकोट में थी, केशुभाई और चिमनभाई शुक्ल शीर्ष नेता थे, तो मैं भी वहाँ गया था तालीम लेने के लिए। मैं केशुभाई से बहुत कुछ सीखा हूँ। लेकिन इसी शंकर सिंह वाघेला ने केशुभाई की सरकार गिराई थी। तो 1960s में जनसंघ हुआ, फिर 1980s में बीजेपी हुआ, और तब तक आज भी ऐसा ही बोला जाता है कि बीजेपी है वो शहरों की पार्टी है, लेकिन ग्राम विस्तार तक ले जाने का काम गुजरात में खास करके केशुभाई ने किया। मैंने उसको स्कूटर पे जाते भी देखा है, साइकिल पे भी जाते देखा है, गांव गांव वो फिरे हैं और एक एक परिवार को जानते हैं। एक आपको दाखला बताऊँ कि केशुभाई की पत्नी लीलाबेन का अपमृत्यु हुआ था, तो तब तो वो गांधीनगर ही रहते थे, लेकिन राजकोट में उसका बेटा और परिवार भी था यहाँ। तो वो यहाँ भी आए क्योंकि लोग मृत्यु पर शोक जताने के लिए आते थे।
तो मैं तभी इंटरव्यू लेने गया था। तो जो भी लोग आते थे उसको नाम से बुलाते थे, उसके परिवार के बारे में पूछते थे कि आपकी बेटी की शादी हो गई कि नहीं, आपका बेटा क्या कर रहे हैं, क्या अभ्यास किया है, नौकरी लगी कि नहीं, खेती बाड़ी कैसी चल रही है। सीधा संपर्क था। वो जब भी इलेक्शन का दौरा करे या मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर दौरा करे, तो वो एक एक गांव के लोग को जानते थे। कहीं भी, वो इतने सरल आदमी थे, कहीं ढाबे पर चाय पी लेते थे, हमारे उसको गाठिया बहुत पसंद था तो गाठिया भी खा लेते थे, कहीं खिचड़ी भी खा लेते थे। तो ऐसे उसकी राजकीय कारकिर्दी आगे बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया कि तब पटेलवाद बहुत चल रहा था और पटेलों के मत पर पूरी सरकार बनती थी। यूँ तो 12 से 14% ही वोटिंग है पटेलों का, तो उसका दबदबा रहता था। इसमें केशुभाई फिट बैठ गए पटेल नेता के तौर पर। आज तक बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस को भी ऐसे पटेल नेता नहीं मिला जो पूरे गुजरात में सर्वस्वीकृत हो। तो केशुभाई ने ये पूरा माहौल बनाया और कई कार्यकर्ताओं की उसमें मेहनत भी थी। शंकर सिंह वाघेला, चिमनभाई शुक्ल, नरेंद्र मोदी, ऐसे कई, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, ये सभी लोग ने मिला के पार्टी को यहाँ तक लाया। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका केशुभाई की थी। वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके हस्तरेखा में पूरा सत्ता काल नहीं लिखा था। थोड़े ही महीनों के बाद शंकर सिंह वाघेला ने उसके सामने बलवा किया और हजूरिया खजूरिया कांड जो बहुत प्रसिद्ध है वो हुआ और केशुभाई को जाना पड़ा। सुरेश मेहता है, फिर शंकर सिंह ने अपनी पार्टी रची, उसकी सरकार बनी, लेकिन वो चली नहीं। फिर से इलेक्शन हुआ और केशुभाई फिर से मेजॉरिटी के साथ सत्ता पर आए, लेकिन तब भी दूसरी बार भी वो पूरा सत्ता काल भोग नहीं सके। ये कम नसीब भी, जो भी आप जिस तरह से सोचो कह सकते हो। गुजरात में जब भूकंप आया तो भूकंप में सरकार की कामगिरी और भ्रष्टाचार और कई बातें साथ में हो गई और केशुभाई को जाने पे मजबूर किया गया। उसने रिज़ाइन किया और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। ये दोनों कार्यकाल में मेरे ख्याल से जो केशुभाई की सरलता थी वो उसके विरुद्ध गई। केशुभाई बहुत सरल आदमी थे और किसी पे भी विश्वास कर लेते थे। उसका ही नतीजा ये था कि वो उसको उसके नज़दीकी लोगों ने ही दगा दिया। शंकर सिंह वाघेला के साथ उसके मतभेद हुए। वो अमेरिका जाने वाले थे एक प्रसंग के लिए, तभी शंकर सिंह ने उसको मुंह पर बोल दिया था कि आप अमेरिका से वापस लौटोगे तो सत्ता में नहीं रहोगे, और वैसा ही हुआ। लेकिन शंकर सिंह का हाल क्या हुआ हमने देखा। दूसरी बार उस पर कई आरोप मले गए और उसको जाना पड़ा। वो नाराज थे, निराश भी थे। उसने, केशुभाई ने बोला भी था कि ये जो पार्टी मैंने खड़ी थी, यहाँ तक मैं जो लाया वो पार्टी अब नहीं रही। और लेवा पटेल का जब मोदी के विरुद्ध पूरा आंदोलन चला उसमें भी वो शामिल हुए थे। 2012 में तो अपनी पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी भी रची और इलेक्शन लड़ा बीजेपी के सामने, लेकिन वो एक ही जीते थे। फिर बाद में समझौता हो गया और पार्टी का बीजेपी में विलीनीकरण हुआ और बाद में वो राजकीय क्षेत्र से हट गए, राजकीय संन्यास ले लिया। उसके जमाई थे मयूर देसाई, उसके कारण भी कई विवाद हुए। नरेंद्र मोदी तब उसके सबसे नज़दीक थे, उससे भी विवाद हुआ था और नरेंद्र मोदी को सुपर चीफ मिनिस्टर भी बोला जाता था तब उस समय में। तो ऐसी कई बातें हुई जो उसके विरुद्ध गई। ये अच्छे, वो कुछ खास, उसका अभ्यास बहुत
बड़ा नहीं था, वो एसएससी तक ही पहुंच सके थे, लेकिन हमारे गुजरात के भाषा में बोले तो उसकी कोठासूझ, आंतरसूझ बहुत अच्छी थी। इसी से वो काम चला लेते थे। सौराष्ट्र में अकाल पड़ता था, पानी की समस्या थी, तो उन्होंने इरिगेशन की कई स्कीम उसके शासनकाल में हुई। फिर वो चेक डैम की जल संग्रह योजना जो बहुत सफल हुई सौराष्ट्र में, उत्तर गुजरात में, भारत में उसका दाखला आज भी लिया जाता है। ऐसी ये सफलताएं थी। वो जन भागीदारी के साथ ये योजना चली थी, तो उसका फ़ायदा अभी भी सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात को मिलता है। उसी के तर्ज पर कई और सिंचाई योजनाएं भी और जल संग्रह योजनाएं भी बनी, और गोकुल ग्राम योजना जो ग्रामोत्थान की बात की थी, उसका ही रिफाइंड स्वरूप फिर मोदी साहब ने लाया। तो इसी तरह से उसका गुजरात के पब्लिक लाइफ में, गुजरात भाजपा में उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसकी सरलता उसके विरुद्ध गई थी। गुजरात में उसने भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात का नारा दिया था। सबसे बड़ा जो गुंडागिरी थी गुजरात में, उसके सामने अभियान छेड़ा था। गुंडागिरी नाबूद समिति उसने रची थी। पोरबंदर में तब काफ़ी सारी गैंग वॉर चल रही थी और काफ़ी लोग परेशान थे, तो सतीश वर्मा करके एक आईपीएस को वहाँ रखा था केशुभाई ने, और उसको छुट्टा दौर दिया था। और पोरबंदर की 9-10 गैंग उस जमाने में चलती थी, वो सभी का नेस्त नाबूद करने की प्रक्रिया जो थी वो तब से शुरू हुई। आज पोरबंदर में काफ़ी शांति रहती है। लतीफ़ जो था डॉन, दारू का, शराब का सबसे बड़ा व्यापारी, जिसके ऊपर से शाहरुख खान की एक फिल्म भी बनी थी, उसका भी एनकाउंटर केशुभाई के शासन में ही हुआ था। एक बढ़िया सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मोरबी का एक केस, हत्या केस था प्रकाश रवेशिया का। वो भाजपा के ही नेता थे, वहाँ के मोरबी के प्रमुख भी थे। उसकी एक नेता से अनबन हो गई और उसकी हत्या हुई। ये हत्या में एक एमएलए भी शामिल थे, अभी ये एमएलए नहीं है। तो बात तो वो फिर छिपते फिरते रहते थे, पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। तब बात केशुभाई के पास पहुंची। हरेन पंड्या तब होम मिनिस्टर थे, उसको पूछा। फिर जो सरकारी वकील थे उसको भी बुलाया गया और आमने सामने बात हुई। तो सरकारी वकील ने बताया कि दोषी तो है वो एमएलए, ये सब एविडेंस है उसके विरुद्ध जाते हैं। हरेन भाई ने भी वही बात बोली। तो केशुभाई ने स्पष्ट कहा कि आप उसको बोल दें कि आपको हाजिर होना पड़ेगा, इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं। आप सोचिए, पक्ष का एमएलए हो और ऐसा फरमान करना कोई मामूली बात नहीं है। और फिर वो एमएलए को हाजिर होना पड़ा, वो जेल में भी रहे पूरा समय। अब इसके बाद उसको कभी टिकट नहीं मिला। तो ये केशुभाई पटेल थे। ऐसे कई किस्से उसके शासन में बने, लेकिन वो आदमी को परखने में भूल कर जाते थे। नज़दीकी आदमी ने ही उसको दगा दिया, नहीं तो वो अपना सत्ता काल पूरा करते करते और करते जरूर करते। उसकी भी कई भूल उसने भी की केशुभाई ने। कोई शासक ऐसा नहीं होता जिसके जो भूल नहीं करता, जो गलत डिसीजन नहीं लेता। लेकिन ये बहुत सरल आदमी थे, ज़मीन के आदमी थे। आप उसको आसानी से मिल सकते थे, आसानी से बात कर सकते थे। मैंने कई बार केशुभाई पटेल का इंटरव्यू किया, मेरे ख्याल से 5-7 बार किया है। एक बार तो टेलीफोन पर मैंने 1 घंटे तक उसके साथ बात की थी, और उसमें जो ऑफ द रिकॉर्ड बताया था वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आदमी वो अब नहीं रहे हमारे बीच। तो ऐसे नेता कम मिलते हैं। भाजपा कांग्रेस की ये बात नहीं है
ये पब्लिक लाइफ की बात है कि ऐसे आदमी मिले तो लोगों का काम हो सकता है, राज्य का विकास हो सकता है और राज्य कैसे आगे बढ़ा जाए। हमारा जो ग्रामीण भारत की कल्पना है कि हमारा देश गांवों में बसता है, उसको आगे कैसे लिया जाए, वो केशुभाई के दिमाग में हरदम रहता था। नर्मदा योजना हो, कल्पसर योजना हो, ये सभी योजना उसके उन्होंने काफ़ी उस पर भार दिया था और काफ़ी कुछ इसके लिए करते रहते थे। तो आज ये नर्मदा योजना पूरी हुई। कई लोगों का उसमें भूमिका है, चिमन भाई पटेल की भी, सनत मेहता की भी और आखिर में नरेंद्र मोदी की। तो ये ऐसे आदमी थे जो जमीन पर रह के सिद्धि के शिखर पर कैसे पहुंचा जाए वो सोचते थे और उस पर अमल भी करते थे। लेकिन उसकी सरलता उसके काम न आई, वो उसके विरुद्ध गई और वो जिस तरह से रिटायर्ड होने चाहिए थे वो उस तरह से रिटायर्ड नहीं हुए। सोमनाथ ट्रस्ट जिसके प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, उसके वो चेयरमैन कई बरसों रहे और सोमनाथ ट्रस्ट का, सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो भी इसके लिए भी हमें केशुभाई याद रहेंगे। तो ऐसे नेता बार बार नहीं आते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को उसने आगे किया, उसका विकास किया, उसको नेतृत्व की सीख दी, पाठ सिखाया। तो केशुभाई नहीं है तो उसका गम तो रहेगा, उसका जो शून्य अवकाश है वो तो रहेगा, वो भरने वाला नहीं है। क्या करें, हमारे बीच से ऐसे लोग जाते रहे और 2020 में तो ऐसे कई लोग गए जो लोगों के लिए काम करते थे, सेवा के लिए काम करते थे। तो यही आखिर में ये जो 2020 का वर्ष पूरा होने जाने वाला है, तो ये एक झटका है केशुभाई का जाना। तो केशुभाई को श्रद्धांजलि देते। थैंक यू, फिर मिलेंगे।